औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक क्रांति ने विश्व को वरदान के साथ साथ अभिशाप भी दिया है। इस क्रांति ने समाज के दो वर्गों, प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया है। पूंजीपति अपनी पूंजी पर अधिकाधिक लाभ कमाने की धुन में श्रमिकों का शोषण करने लगे हैं और उद्योग के लाभ का एक बड़ा भाग सेवा हड़पने लगे हैं। इस स्थिति को देखकर उन्होंने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की। श्रमिकों को उचित अधिकार प्राप्त न होने पर उनमें विद्रोह उत्पन्न होने लगा और औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने लगे। ये प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के बाद से निरंतर रूप से आज तक चलती आ रही है। सेवा योजक आज भी श्रमिकों के शोषण में लगे रहते हैं। उनको कम से कम मजदूरी देकर अधिकाधिक कार्य करवाते हैं, उनको अच्छी कार्यदशाएँ उपलब्ध नहीं करते हैं तथा उनको सेवा की सुरक्षा भी प्रदान नहीं करते हैं। इन सब के विरोध में श्रमिक हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव, बंद आदि का आयोजन करते हैं। सब औद्योगिक विवादों की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अब है औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार औद्योगिक विवाद का तात्पर्य सेवा योजकों एवं सेवा योजकों के बीच, सेवा योजकों एवं श्रमिकों के बीच या श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच किसी मतभेद या विवाद से हैं, जो किसी भी व्यक्ति के नियोजन अथवा अनियोजन, सेवा की शर्तों अथवा श्रम की दशाओं से संबंधित है। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में ये औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई है। ऊपरी परिभाषा का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट होता है कि इस परिभाषा में औद्योगिक विवाद शब्द का प्रयोग अत्यंत ही विस्तृत अर्थ में किया गया है। विभिन्न श्रमिकों, सेवा योजकों अथवा सेवा योजकों या श्रमिकों के बीच होने वाले निम्नलिखित प्रकार के विवादों को औद्योगिक विवाद में सम्मिलित किया जाता है। किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति अर्थात नियोजन या अनियोजन से संबंधित विवाद, अथवा रोजगार या सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद, अथवा श्रम की दशाओं या कार्य दशाओं से संबंधित विवाद। इस प्रकार इस परिभाषा में औद्योगिक विवाद को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किन कारणों से श्रमिकों और सेवा योजकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अब है औद्योगिक विवाद के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, निश्चित पक्षकारों के बीच विवाद। औद्योगिक विवाद तब कहलाता है जबकि वह विवाद निम्नलिखित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता हो, जैसे सेवा योजकों एवं सेवा योजकों के बीच, अथवा सेवा योजकों एवं श्रमिकों के बीच, अथवा श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच। इसलिए पक्षकार निश्चित होते हैं। तभी अगर इन पक्ष का जो मैंने बताए इन पक्षकारों में ही विवाद होता है तो ही औद्योगिक विवाद माना जाता है। अब है विवाद का संबंध। इन विभिन्न पक्षकारों मध्य उत्पन्न विवाद तब औद्योगिक विवाद कहलाता है जबकि विवाद का संबंध निम्नलिखित किसी भी विषय से हो, किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति संबंधित हो, अथवा किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों से संबंधित हो, अथवा किसी श्रमिक की श्रम दशाओं या कार्य दशाओं से संबंधित हो। तीसरा, विवाद की विद्यमानता। कोई भी विवाद तभी औद्योगिक विवाद कहलाता है जबकि वह विवाद विद्यमान हो। विवाद ऐसा हो जिसके श्रम ने सेवा योजक से समाधान की मांग की हो तथा सेवा योजक ने उसका समाधान करने से इनकार कर दिया हो। चौथा, विवाद की सूचना। कोई विवाद तभी विवाद माना जाता है जबकि उसकी सेवा योजक को सूचना दे दी गई हो। ऐसी सूचना लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से दी जा सकती है। लोकोपयोगी सेवा वाले उपक्रमों के विवादों की धारा 22 के अनुसार सूचना लिखित में ही दी जानी आवश्यक है। पाँचवा है श्रमिक एवं सेवा योजक के बीच संबंध होना। श्रमिक एवं सेवा योजक के बीच संबंध होना परम आवश्यक है। ये संबंध आपसी अनुबंध के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विवाद में किसी समूह का सामान्य हित हो। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने के अनुसार यद्यपि औद्योगिक विवाद किसी भी एक व्यक्ति की नियुक्ति, सेवा मुक्ति या सेवा की शर्तों अथवा कार्य दशाओं से संबंधित हो सकता है, किंतु उस विवाद में श्रमिकों के एक समूह का हित अवश्य होना चाहिए। ये निर्णय दिया गया था वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट बनाम वर्कमैन ऑफ दीमाकुची स्टेट के मामले के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। सातवां है विवाद मान्यता प्राप्त श्रम संघ या अल्पसंख्यक श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय के मतानुसार न्यायालय में उद्योग विवाद किसी भी मान्यता प्राप्त श्रम संघ या किसी अलग मत वाले श्रम संघ द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये निर्णय दिया था टाटा केमिकल्स बनाम वर्कमैन टाटा केमिकल्स के मामले से ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट है विवाद कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर प्रस्तुत करना। औद्योगिक विवाद संस्था के कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसे कर्मचारियों की संख्या उचित होनी चाहिए। उचित संख्या न्यायालय की दृष्टि में उचित होनी चाहिए। वर्कमैन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड के मामले में 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताई थी कि मामले में इंडियन एक्सप्रेस के कार्यशील पत्रकारों के लगभग 25% पत्रकारों ने वाद प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय ने उसी उचित संख्या में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विवाद मान लिया था, क्योंकि इन पत्रकारों का कोई संघ नहीं था। नेक्स्ट है कुछ दशों में विवाद एक व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(1) में के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को यह अधिकार है कि वह सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, पदच्युति, ये सेवा मुक्ति को बोलते डिसमिसल, सेवा समाप्ति टर्मिनेशन, पदच्युति डिस्चार्ज एवं छटनी रिट्रेंचमेंट संबंधी अपने मामलों को अकेला ही न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित या अन्य मामले जो उद्योग से संबंधित नहीं हैं औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी विवाद के एक पक्षकार एक ही संस्था के सेवायोजक कर्मचारी होने मात्र से विवाद उद्योग से संबंधित विवाद नहीं हो जाता है। कोई विवाद औद्योगिक विवाद तभी कहा जाएगा जबकि विवाद पूर्णतः औद्योगिक मामलों से संबंधित हो। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद की सुनवाई तभी होती है जबकि विवाद के पक्षकार स्पष्ट होते हैं और विवाद का मामला भी स्पष्ट होना चाहिए। और औद्योगिक विवाद कार्य मुक्त, पदच्युत, सेवा मुक्त या छटनी किया हुआ श्रमिक भी प्रस्तुत कर सकता है और कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देकर भी औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर सकता है। और औद्योगिक विवाद में हड़ताल और तालाबंदी दोनों ही सम्मिलित है। हड़तालें कई प्रकार की हो सकती है, जैसे धीरे कार्य करो, पिकेटिंग, टूल डाउन, बंद, घेराव, सांकेतिक या भूख हड़ताल आदि। अब है औद्योगिक विवादों का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों में अनेक प्रकार के विवाद सम्मिलित होते हैं जो उपयुक्त वर्णित विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के विवादों को औद्योगिक विवाद भी घोषित किया गया है। निम्नलिखित प्रमुख परिस्थितियों में उत्पन्न विवादों को औद्योगिक विवाद माना गया है, जैसे सेवा योजकों द्वारा तालाबंदी घोषित करने के औचित्य पर उत्पन्न विवाद, तालाबंदी की अवधि में वेतन की मांग का विवाद, श्रम संघ के सदस्य होने के कारण श्रमिक की छटनी करने से उत्पन्न विवाद, हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग करने के कारण उत्पन्न विवाद, अनुचित रूप से पदच्युत श्रमिक की पुनर्नियुक्ति न करने के कारण उत्पन्न विवाद, अनुचित पद मुक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए विवाद, बोनस भुगतान न करने या बोनस की मांग अस्वीकार करने पर उत्पन्न विवाद, अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी, पेंशन तथा भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में उत्पन्न विवाद, आवास व्यवस्था, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में उत्पन्न विवाद, श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच के विवाद जैसे कार्यभार के बंटवारे संबंधी विवाद, सेवा आयोजकों तथा सेवायोजकों के बीच के विवाद जैसे श्रमिकों की कमी की दशा में मजदूरों द्वारा आपसी प्रतिस्पर्धा करने से उत्पन्न विवाद, नियोजन की शर्तों या सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य विवाद जिनमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कार्य तथा आराम के घंटे, श्रमिकों के प्रतिनिधि संघों की मान्यता, कार्य अनुसार मजदूरी, सामान्य या अधिक समय मजदूरी, अन्य लाभ या अनुलाभ, सह-वेतन अवकाश। उदाहरण के रूप में वर्कर्स ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड 1984 के मामले में एक श्रमिक को अपनी वेतन श्रृंखला में स्थायी नहीं करने को औद्योगिक विवाद माना था। सुधीर चंद्र सरकार बनाम टिस्को लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसी निर्णय को पुनः अपनाया था। जनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स जनरल एम्प्लॉयज यूनियन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1988 के मामले में भी मद्रास उच्च न्यायालय ने श्रमिक की 20% बोनस की मांग को औद्योगिक विवाद माना था। मुमताज़ गफूर मुल्ला बनाम विलास बीड़ी फैक्ट्री के मामले 1988 में कहा गया घरेलू कर्मकारों की अपनी अपनी छुट्टियों की मजदूरी, राष्ट्रीय त्योहार भत्तों आदि की मांग औद्योगिक विवाद नहीं है, क्योंकि घरेलू कर्मकारों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
चौथा निर्णय है उदयपुर कॉटन मिल्स बनाम सूती मिल मजदूर यूनियन के मामले में सेवा मुक्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का विवाद औद्योगिक विवाद है। अब है औद्योगिक विवादों का ऐतिहासिक सिंहावलोकन, हिस्ट्रिकल रेट्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। पहला है औद्योगिक विवादों का उदय। हमने भारत में श्रम संघ का इतिहास का संघ विवेचन किया, जिसमें से स्पष्ट होता है कि भारत में श्रम आंदोलन का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी के अंत में हो चुका था, किंतु इसका वास्तविक रूप 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से ही देखने को मिलता है। अतः यहाँ हम पुनः दूसरे रूप में यही कहेंगे कि हमारे देश में औद्योगिक विवादों का श्रीगणेश 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक के प्रारंभिक वर्षों से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ तक विवाद सामान्य रूप से चलते रहे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति आई और कीमतें बढ़ने लगीं। परिणाम स्वरूप श्रमिकों के समक्ष जीवन यापन की चुनौती खड़ी हो गई और श्रमिकों ने चुनौती का सामना करने के लिए सेवा आयोजकों से अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की और हड़ताल शुरू की। सन 1920 तक उनकी मांगें मजदूरी तक सीमित न रही, बल्कि उसकी मांगों में की सूची और भी लंबी हो गई। फलतः हड़तालों की संख्या भी बढ़ने लगी। सन 1920 के अंत तक हड़तालों की संख्या 200 हो गई। ये संख्या 1922 के अंत तक 278 हो गई। ये हड़तालें मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेलवे तथा इंजीनियरिंग कारखानों में हुई। धीरे धीरे समय के व्यतीत होने के साथ साथ विवाद बढ़ते गए और हड़तालों की संख्या भी बढ़ती चली गई। 1929 से 1930 तक के कई उद्योग मंदी के शिकार हुए। परिणाम स्वरूप कई श्रमिकों की सेवा समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्ति के विरोध में कई श्रमिकों ने हड़ताल की और हड़ताल की संख्या में वृद्धि हुई। तालिका को कुछ वर्ष बाद उनकी संख्या कम होने लगी, किंतु पुनः 1937 में देश युद्ध की तैयारी दिखाई देने लगी और देश के विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकारी की स्थापना हुई। कांग्रेस नेतृत्व में पुनः श्रम संघ पनपे और हड़ताल करने लगे। 1937 के बीच औद्योगिक विवादों ने अपना नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। अब दूसरे आधार पर सिंहावलोकन, द्वितीय विश्व युद्ध का काल सन 1939 से 1947। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ जाने के परिणामस्वरूप देश में भारी मुद्रास्फीति आई और श्रमिकों में पुनः वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल प्रारंभ कर दी। इन हड़तालों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई। 1940 में 322 विवादों से बढ़कर 1942 में इन विवादों की संख्या 694 तक पहुंच गई। युद्ध काल में इसी प्रकार के उद्योग अशांत देखकर सरकार ने भारत रक्षा कानून लागू कर दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। इस कानून के द्वारा अनेक आवश्यक उद्योगों में हड़ताल अवैध घोषित कर दी गई। इसी कारण से 1943 से 1946 तक के समय में कोई विशेष बड़ी हड़ताल नहीं हुई। 1946 में भारत रक्षा कानून उठा लिया गया और जुलाई 1946 में पुनः डाक और तार कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई और रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल की धमकी दी, किंतु कुछ राजनीतिक शत प्रयासों के फलस्वरूप हड़ताल टल गई। सन 1947 में भी हड़तालें होती रही। युद्धोपरांत मुद्रा प्रसार एवं माल की कमी के प्रभावों के परिणामस्वरूप देश के नागरिकों के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में साम्यवादियों ने और भी विवादों को बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने देश में शांति फैलाने का कार्य किया। सितंबर 1947 में देश की 58 सूती वस्त्र मिलों में हड़तालें हुई, जिसमें लगभग 1 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। इस समय एक हड़ताल मद्रास तथा कंडक की मिलों में भी हुई। इन हड़तालों के अतिरिक्त छोटे मोटे प्रदर्शन में कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए। इस काल में हुए औद्योगिक विवादों की प्रकृति के संदर्भ में अपन को जानकारी मिली है। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल 1947 से 1950। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के सामने अनेक समस्याएं थी। उन समस्याओं का तत्काल समाधान करना बहुत आवश्यक था। अतः 1947 के बाद जितने भी हड़तालें हुई, सरकार ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1947 में उद्योग की शांति स्थापना के लिए उद्योग विवाद ने 1947 भी पारित कर दिया। इसी वर्ष सरकार ने उद्योग संधि प्रस्ताव भी पास किया, किंतु सबका कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। 1948 में पुनः हड़तालें हुई। ये हड़तालें सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि में हुई। 1949 मद्रास, मुंबई तक बंगाल में विशेष रूप से हड़तालें हुई। इसी वर्ष रेल कर्मचारी हड़ताल की पूरी धमकी दी, किंतु बीच बचाव करने से यह हड़ताल पुनः टल गई। 1950 से मुंबई में बोनस भुगतान के मामले को लेकर पुनः हड़ताल हुई। यह हड़ताल उस समय तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी। इसमें लगभग 2 लाख श्रमिकों ने भाग लिया तथा यह हड़ताल 23 दिन तक चली। 1950 में भी छुट मुट हड़तालें होती रही। 1947-50 तक के बीच के विवादों में बढ़ोतरी, कमी और बढ़ोतरी होती रही। अब पंचवर्षीय योजनाओं का काल 1951 से आज तक। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का काल सन 1951 से प्रारंभ हुआ। इस काल में प्रारंभ से लेकर आज तक न्यूनाधिक रूप से सदैव उद्योग विवाद होते रहे। 1952 में सूती वस्त्र मिलों के कर्मचारियों ने, कलकत्ता के झाझारी कर्मचारियों ने तथा मुंबई के यादारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ी हड़तालें की।
1953 में बैरनपुर के लोवा इस्पात कारखानों में हड़ताल हुई। 1954 में भीमको तथा टीटागढ़ की पेपर मिलों में हड़ताल हुई। 1955 में कानपुर के सूती वस्त्र मिलों में विवेकरण किया जाने लगा। विवेकरण के विरोध में उन मिलों में हड़ताल हुई। ये हड़ताल लगभग 80 दिन तक चली और लगभग 45,000 श्रमिकों ने भाग लिया और अनुमान लगाया गया कि हड़ताल के कारण लगभग 17 लाख श्रम दिनों की हानि हुई। सन 1956 में पुनः मुंबई तथा कोलकाता से राज्यों के पुनर्गठन के मामले को लेकर हड़ताल हुई। इसी वर्ष नागपुर, खड़गपुर आदि के प्रतीक्षा कारखानों में भी हड़तालें हुई। 1958 में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल हुई। इस समय मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों ने, जमशेदपुर के टाटा आयरन स्टील कारखाने के कर्मचारियों ने, केरल के बागान श्रमिकों ने हड़तालें की। 1959 में लोहा इस्पात कारखाने, सूती वस्त्र मिलों, बीड़ी कारखानों, सोने के खानों, रेलवे संस्थाओं, मशीनरी कारखानों में मुख्य रूप से हड़तालें हुई। 1960 में भी इसी प्रकार के उद्योग धंधों में अधिक हड़तालें हुई। सन 1991 के बाद से उद्योग विवादों की संख्या में निरंतर कमी आई। सन 1981 में 1926, 1991 1810 तथा 1995 96 में 17, 14, 11, 66 और 1305 उद्योग विवाद उत्पन्न हुए। 1998 के प्रथम 9 महीनों में केवल 601 विवाद उत्पन्न हुए। इन प्रकार इन 18 वर्षों में उद्योग विवादों में भाग लेने वाले श्रमिक संख्या तथा श्रम दिवसों की स्थिति की संख्या में भी निरंतर कमी आई। इस प्रकार उद्योग विवादों से प्रभावित श्रमिक तथा नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या कमी एक शुभ संकेत है। यह देश के में औद्योगिक संबंधों के सुधार का सूचक है। इस प्रकार देश में अब कम औद्योगिक संबंध अच्छे बने और कारखानों में औद्योगिक प्रजातंत्र लागू हुआ है। धन्यवाद।